Good evening, everyone. Please wait for 2 minutes, 2 minutes more. I'm starting the class. Okay, wait for 2 minutes. Okay, students. Competition Act. This is the ninth lecture, students, and the topic is Competition Act, and this is our fifth unit, that is last unit. Okay, Competition Act. The Competition Act refers to a body of laws that regulate anti competitive practices in order to promote fair competitions in the market. While many factories, sorry, while many countries have enacted their own competition laws, the Competition Act 2002 in India is one of the more well known examples. The Competition Act 2002 was enacted with the goal of preventing practices that have an adverse effect on competition, such as monopolistic practices, cartels, and abuse of market power to protect the consumer welfare. So, कंपटीशन एक्ट क्या है? एक ऐसी बॉडी है screen is visible, right, students? Screen is visible to everyone. कंपटीशन एक एक्ट एक ऐसी बॉडी है जहां पे हम एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करते हैं ताकि जो मार्केट में जो भी कंपटीशन रन हो रहा है वो एक फेयर और हेल्दी कंपटीशन हो, राइट? उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्केट पावर को प्रिवेंट करने के लिए और कंपटीशन का कोई एडवर्स इफेक्ट ना मार्केट में आए, इसलिए एक्ट दैट इज एक्ट को बनाया गया 2002 में. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? पहला ऑब्जेक्टिव भी मार्केट इन्वायरमेंट है वो हेल्दी इन्वायरमेंट हो, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, एक हेल्दी कंपटीशन हो, ना ही मार्केटर्स का को डिमोटिव मतलब डिमोटाइज किया जाए, ना ही कंज्यूमर्स को. ऐसा ना हो कोई ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं जिससे कंज्यूमर्स के वेलफेयर में प्रॉब्लम आए, कंज्यूमर की लिविंग बीइंग में कोई इश्यूज आ जाए, एडवर्स इफेक्ट्स हो.
किसी भी तरीके की नेगेटिव इफेक्ट ना हो मार्केट में, इसलिए कंपटीशन एक्ट का सबसे सोल पर्पस था कि कंपटीशन को हेल्दी तरीके से प्रमोट करना और कंपटीशन को एक सस्टेन लेवल पे रखना, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखना। नेक्स्ट इज प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, कि आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोहिबिट करना, कि ऐसा ना हो प्राइस फिक्सिंग हो जाए, मार्केट मैनिपुलेट करे कोई, और किसी भी तरीके की अनहेल्दी रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड करना। तो रिस्ट्रिक्शंस लगा देना जिससे अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी इन्वायरमेंट ना क्रिएट हो। ऐसा ना हो कि आपसे जरूरत से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हो, प्राइस फिक्स कर दिया या मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसका जो मन आ रहा है वो चार्जेस ले रहे हैं, कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहे, आपको कैसे भी प्रोडक्ट्स को किसी भी रेंज में किसी भी पैकिंग के फॉर्म में दे दे रहे हैं, जिससे किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट इनकी हेल्थ में, उनकी बॉडी में, फिजिकली मेंटली आ जाए। तो इन चीजों को प्रोटेक्ट करना, एंटी कंपटीशन को प्रमोट करना, कि मार्केट में इस चीज का हुआ। प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में वो सारी चीजें आएंगी जहां पे कंपटीशन से रिलेटेड अनफेयर प्रैक्टिसेस होंगी। ठीक है, कि मान लो अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की जितनी भी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सब लोग मिलके कोई भी ऐसा अनहेल्दी कंपटीशन ना क्रिएट कर दे, कोई एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस ना ले, इसलिए उनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, ताकि उनकी किसी भी प्रैक्टिस की वजह से कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट फेस करनी पड़े। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट कंज्यूमर। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट कंज्यूमर। तो प्रोटेक्ट कंज्यूमर में क्या है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव करना, इंश्योर करना कि जो भी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को प्रोवाइड किए जा रहे हैं दैट आर ऑफ गुड क्वालिटी, इस चीज को इंश्योर करना कि आप जो भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, जो भी सेफ गार्ड उनको सेव करना। ठीक है, कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे दे सको। नेक्स्ट इज इनकरेज इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इस चीज को इंश्योर करना कि जो भी फर्म compete कर रही है वो इनोवेशन बेसिस पे करे, वो एफिशिएंसी एंड बेटर प्राइसिंग के फॉर्म में करे। ठीक है, इस इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए इनोवेशंस को प्रमोट करना, एफिशिएंसी और बेटर प्राइसिंग। बेटर प्राइसिंग का मतलब ये है कि हर एक कैटेगरी, जो हमारे देश में हर एक लेवल का बंदा उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके, ऐसा नहीं वो प्रोडक्ट सिर्फ हाई क्लास सोसाइटीज अफोर्ड कर सके। तो इस चीज को इंश्योर करना कि आप जो भी प्राइसिंग रख रहे हो वो कंज्यूमर के रेफरेंस में हो, कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, जिससे वो उन प्रोडक्ट्स को ले सके। और इनोवेशन लेके आना, सो दैट कंज्यूम, आपको मालूम है कंज्यूमर इज अ किंग इन द मार्केट, so for that you have to encourage your competition, you have to encourage all the marketers by the competition act law that कुछ ना कुछ innovations आपको लेकर आने हैं। So these are the basic four objectives of the competition act. Is it clear to everyone? Please let me know. Is it clear to everyone? Students, please respond. Is it clear to everyone? Okay. Next is Competition Commission of India, CCI. This is important. Students, this is important topic. मतलब important topic तो competition act भी है, but ये एक उसमें बहुत important टॉपिक है। ठीक है, उसके अंदर सब टॉपिक। सीसीआई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेट करती है, चेंज मतलब इंश्योर करती है कि किसी भी तरीके की कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो रही हो। और ये पूरी कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्वायरी, फॉर पेनाल्टी। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो सीसीआई के अंदर उस पर आप केस कर सकते हो। आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है, ठीक है, ऐसे कंपटीशन एक्ट है जहां पे हम कॉम्पिटिशन्स को इंकरेज कर रहे हैं हेल्दी तरीके से, कोई भी मिस हैपनिंग्स ना हो जाए, किसी भी तरीके से एडवर्स इफेक्ट मार्केट में ना पड़े उसका। फॉर दैट एक कमिटी बनाई गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज सीसीआई। सीसीआई का मतलब है कि एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल है
जो भी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर इन्फोर्स है, लिखा गया है, इन्फोर्स किया गया है, दैट दिस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, रिव्यूइंग मर्जर्स एंड इक्विजिशंस, प्रमोटिंग कंपटीशन, एडवोकेसी, ये सब चीज को वो इन्वेस्टिगेट करेंगी कि हर एक, क्योंकि इज इट नॉट लाइक दैट कि आज हमारा मन किया तो हमने मर्जर कर लिया, या हमने किसी भी कंपनी के साथ मर्जर एक्विजिशंस कर लिए, कोई भी कंपटीशन रन कर रहे हैं, नो, आपको हर चीज लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. यू हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ योर कंट्री, otherwise it will be called as failure, it's called as illegal, and your business, your competition will be shut down forever, right? For that you should know that अगर आपने कंपटीशन में रहना है, मार्केट में रहना है, तो आपको कौन कौन सी लॉज के अकॉर्डिंग किन किन क्लॉजेस का को ध्यान रखना पड़ेगा. यू शुड नो दैट इफ यू आर merging with any company or you are acquisition with any company, for that you have to follow all the law and orders, all the clauses which are given. Okay, and for that this committee is set up so that they can ensure that everything is going in a legal and a law, in a framed by law. For इसके कुछ की functions भी हैं जिन पे competitions लॉ के अंदर इनकी इंक्लूड किया गया है. फॉर दैट दिस कमिटी इज सेट अप. द फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी. द सीसीआई इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, abuse of dominant positions and other practices that affect competition. जो सबसे पहला फंक्शन होता है सीसीआई का कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे, जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर्स है उनका, देखे कि किसने किसने पोजीशन को डोमिनेंट तरीके से यूज किया, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, इन अ नेगेटिव सेंस दे यूज देयर पोजीशंस, और कोई ऐसी प्रैक्टिसेस तो नहीं रन हो रही हैं जिससे आपके कंपटीशन में अफेक्ट पड़े. ये जो ड्रग सप्लाईज होती है, अल्कोहल सप्लाई होते हैं, ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव है ना. तो इन सब चीजों को प्रमोट करना, कंपटीशन, इस तरीके के मार्केट को खत्म करना, ताकि ज्यादा किसी तरीके से कुछ ड्रग्स एडिक्शन वाली चीजों को लेकर, जैसे कि पंजाब इस टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्टेड स्टेट्स में कहलाता है, तो वहां पे इन सब लॉज इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिशन्स को, ताकि ये धीरे धीरे मार्केट में थोड़ा सा मार्केट थोड़ी इम्प्रूव हो सके, राइट. नेक्स्ट इज पेनाल्टी इम्पोजिशन. अगर सीसीआई किसी को पेनाल्टी देती है वॉयलेशन करने का एक्ट को, मतलब जिन भी पर्सन से, जिन भी कॉम्पिटिटर्स ने लॉज को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, वॉयलेट किया है, उनको फॉलो नहीं किया है, तो उन सबको काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट के फाइन्स देने पड़ते हैं. इवन कुछ केसेस में लोगों को जेल भी होती है. ठीक है, तो ये सब क्या एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं. आपने मे बी यू हैव हर्ड और नॉट, आई डोंट नो, बट आई होप सो यू शुड बी दैट मच अवेयर. एक बहुत पुरानी कंपनी, अब तो उसके मालिक की डेथ भी हो गई, सहारा स्टेट्स का नाम सुना होगा, एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी थी. तो ये सब के रीजंस की वजह से ही उन्होंने कुछ एंटी कंपटीशन सब किया. आप स्टडी करना नेट पे जाके आपको मिलेगा. तो सहारा कंपनी बिल्कुल लॉस में चली गई. तो ये सब पेनाल्टी इम्पोजिशंस भी हुए, उन्हें जेल भी हुई. तो इट इज लाइक दैट, राइट. नेक्स्ट इज एडवोकेसी. Advocacy क्या है? The CCI also plays a role in educating the public, business community, and other stakeholders about the importance of competition. जो CCI है वो एक ऐसा रोल प्ले करती है पब्लिक सेक्टर में, बिजनेस कम्युनिटी हो गई, अदर स्टेक होल्डर, इन सब की इम्पोर्टेंस को मेंटेन रख सके, डिग्निटी को मेंटेन रख सके, इसलिए सीसीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इफ यू आर वेल अवेयर, अब सिंपल से एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को. आपको मालूम है कि अगर आपका टीचर क्लास में आपको पढ़ा रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी you have to be very disciplined way, you have to be focused. बट यही पता है क्लास पे टीचर नहीं है तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वी यूज टू टॉक, वी शाउट लाइक दैट, राइट. अगर ऐसे ही अगर कॉलेज में टीचर्स ना हो, या टीचर्स के ऊपर उनके हेड एचओडीज ना हो, डायरेक्टर्स ना हो, तो ऑब्वियसली वो जो एक हायरार्की होती है, डर होता है हमें अपने सीनियर्स का, वो खत्म हो जाएगा. मुझे पता है कि कोई डांटने वाला नहीं, पनिशमेंट वाला नहीं है, तो वो चीज कैरी ऑन होगी. बट इफ आई एम अवेयर कि यस,
कि मार्केट में अगर हमें रहना है और हमारे ये कमिटी बनाई गई है मार्केट में जो इन चीजों को इंश्योर करती कि हर एक चीज बहुत प्रॉपरली कंडक्ट हो, फॉर दैट यू हैव टू मेक एन। उससे क्या होता है, आपके अंदर एक डर होता है और आपको उस कंपटीशन का, अपनी पब्लिक को एजुकेट करने का, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को एजुकेट करने का, उन सब चीजों की एक राइट होता है और उनको एक डर होता है, सो दैट दे वर्क इन अ वेरी वेल वे, सो दैट दे कैन नॉट वायलेट एनी लॉस। ओके, तो दिस इज अ competition commission of India. Is it clear to everyone? Students, is it clear to everyone? Anyone is having any doubt, please let me know. Anyone is having any doubt? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. Okay, fine. Let's move to the next slide. Penalties and sections. अभी पेनल्टीज एंड सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस केस में कैसी पेनाल्टी मिलेगी. ठीक है, तो पेनाल्टी में द कंपटीशन एक्ट प्रोवाइड सीवर पेनाल्टीज फॉर वायलेटिंग इट्स प्रोविजंस. जो लोग भी कंपटीशन लॉ को वायलेट करते हैं उनको पेनाल्टीज एंड सेक्शंस लेते हैं. मॉनेटरी फाइन्स होते हैं. The CCI can impose fines on anti-competitive agreements, abuse of dominance, or failure of notify mergers. कि आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर दिया जो एंटी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, या आपने कोई अपनी पोजीशन को का गलत फायदा उठाया, या आप फेलियर हो गए कि आपने बताया ही नहीं कि आपने अपनी कंपनी मर्ज कर ली. फॉर दैट केस अप टू 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर और द एसेट ऑफ द एंटरप्राइज. कि आप पूरे साल में जितना भी आपका टर्नओवर की वैल्यू आती है उसका 10% आपको एज अ मॉनेटरी वैल्यू फाइन देना पड़ेगा. या फिर आपकी जितने एसेट्स हैं एंटरप्राइज के उसका 10% डिपेंड्स. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज का आपको फाइन देना पड़ता है 10%. दैट इज किस केसेस में, जब आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करते हो या आप अब्यूज करते हो डोमिनेंस का. उन दोनों केसेस में 10% अपने एनुअल टर्नओवर का आपको 10% फाइन देना पड़ता है. या फिर आपकी जो भी एसेट एंटरप्राइज की जितनी एसेट वैल्यू होगी उस एसेट वैल्यू का 10% आपको फाइन देना पड़ेगा. एनीवन? ओके. नेक्स्ट, इन केस ऑफ मर्जर एक्विजिशन दैट आर नॉट नोटिफाइड टू द सीसीआई. आपने अपनी कंपनी को मर्ज कर लिया या आपने एक्विजिशन किया कंपनी का, एनीथिंग, एंड यू आर फेल्ड टू नोटिफाइड सीसीआई. आपने बताया नहीं सीसीआई को, आपने कोई नोटिस नहीं दी. उस केस में आपको 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर, आपके टोटल टर्नओवर का 1% आपको फाइन पे करना पड़ेगा, या फिर एसेट का 1% का आपको पे करना पड़ेगा. फाइन. इज इट ओके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? मिस्टर अनुपम शाह, आपको क्या नहीं क्लियर हुआ है? आप बेटा एक बार रिफ्रेश करके देखिए. मिस्टर क्यूर कोटवाल, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल. इज दिस पॉइंट क्लियर? पेनाल्टी इन सेक्शंस इज क्लियर टू एवरीवन? जिन्होंने टाइमली ज्वाइन नहीं किया है काइंडली आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बाकी यहीं से कंटिन्यू कीजिए. ओके. अगर टाइम लास्ट में बचेगा तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू वंस अगेन स्टार्टिंग टॉपिक. Okay. Shall I move to the next topic? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone, students? Okay.
नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में फेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेमा। इट इज वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर, और if you are preparing for any competitive exam or you in future you will give, तो अगर टॉपिक इकोनॉमिक्स है आपके पास या ये सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो ये टॉपिक फेवरेट टॉपिक है हर एक एग्जाम में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Mark my words, it is very very important, you can't miss this topic. Okay, is it clear to everyone? FEMA is one of the favorite topic of examiner. Remember this. Definitely you will get one or two questions minimum two questions from this topic. Okay. FEMA stands for the Foreign Exchange Management Act 1999. ठीक है? FEMA का क्या मतलब है? FEMA stands for Foreign Exchange Management Act 1999. It is an Indian law that was enacted to regulate foreign exchange transactions in India to facilitate external trade and payments. किस लिए किया गया था इस transactions in India? Facilitate external trade and payments and to promote orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. फेमा एक एक्ट है जो 1999 में इंडियन लॉ के अंदर इनैक्ट किया गया था फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं उसके लिए। ये फैसिलिटेट करता है जो भी एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स होती है इंडिया की, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, उसको प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक लॉ क्रिएट किया गया, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाज इनैक्टेड। ओके फाइन। To promote, FEMA replaced the earlier Foreign Exchange Regulation Act. FEMA से पहले जो इंडिया में लॉ वर्क करता था, that was FERA. Can anybody tell me what is the full form of FERA? अच्छा लिखा ही हुआ है आप लोगों को, फाइन। Is it given here? Foreign Exchange Regulation Act. पहले क्या था? रेगुलेशन एक्ट था, उसके बाद क्या आ गया? मैनेजमेंट एक्ट, राइट? देखो, रेगुलेशन एक्ट का मतलब था जब हम चीजों को रेगुलेट कर रहे हैं, ना कोई प्रॉपर रेगुलेशंस में ना बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी। फेरा के टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी और उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे थे। उन सब चीजों को, उन सारे ड्रॉबैक्स को, उन सब चीजों को नोटिस करते हुए एक नया एक्ट क्रिएट किया गया, दैट इज कॉल्ड फेमा, जो अब एप्लीकेबल है 1990 से लेके टिल नाउ। तो फेरा क्या करता था? वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस था, उसकी इकोनॉमी ग्रोथ लिबरलाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। बट जो फेमा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, काफी फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क पे आया, काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका जो एम है वो एम है इनहांस करना कंट्री की इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का मीनिंग क्लियर हुआ आप लोगों को? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, लेट मी एक्सप्लेन वन सेकेंड। देखो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है आपका एक ऐसा, इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 जो है एक ऐसा लॉ है इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को लीड करता है। ये ऐसा लॉ है जिसको फॉलो करके जो भी लोग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स में हैं, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वाले काम कर रहे हैं, या जो लोग फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, उन सब किसके अंडर वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर रन करती हैं। ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज से पहले एक टर्म
यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा। फेमा से पहले जो लॉ इंडिया में रन करता था, इट मींस 1999 से पहले जो लॉ रन करता था फॉरेन एक्सचेंज के लिए, दैट वाज फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये जो एक्ट था, ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ था। इसमें बहुत ज्यादा कोई लिबरलाइजेशन नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड था और बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। इन सब चीजों को रिमूव करके जो फेमा कंसेप्ट लाया गया, एक नया लॉ क्रिएट किया गया फॉरेन एक्सचेंज के लिए, दैट वाज फेमा 1999। इसका एम था कि ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्री इंटीग्रेट करे, हम प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऐसा एक्ट आया जो थोड़ा फ्लेक्सिबल था और थोड़ा इजी था, जिसमें ड्रॉबैक्स कम थे और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा नहीं था। ठीक है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, जिनको नहीं भी समझ में आया था पहले, अब क्लियर हो गया, आई होप सो। ओके, की फीचर्स ऑफ फेमा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। सबसे पहले किस चीज को फैसिलिटेट करता है? एक्सटर्नल ट्रेड्स एंड पेमेंट। नेक्स्ट, प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इसका काम है कि ये प्रमोट करे, डेवलप करे एंड मेंटेन करे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में। ठीक है, इंश्योर करे कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेस है इंडिया में, उनका रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं हम। ओके, दिस इज कॉल्ड फेमा के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस चीज को अरेंज करना कि लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करें, इंश्योर करना कि कंट्री में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो और वेल मैनेज्ड हो। रिजर्व्स होना इन्वेस्टमेंट करने टाइम तक है, पर उनका मैनेजमेंट प्रॉपरली करना is very much important. Is it okay? Is it clear to everyone? Objectives clear है सबको? Objectives are clear to everyone? Anyone is having any doubt in these four objectives, please let me know so that I can move further. It is clear to everyone. Okay, fine. Next, applicability. FEMA applies to all parts of India, including Jammu and Kashmir. आपको मालूम है जब से आर्टिकल 307 आई थिंक हटाए, उसके बाद से सारे लॉज जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल्स हो गए, इसीलिए एक्ट से लिखा है। क्योंकि जब तक ये एक्ट नहीं हटा था तब तक हम जितना भी पढ़ते थे, आपने देखा होगा वो लिखा होता था एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बट अब अगर हम बात करते हैं इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। ठीक, फर्स्ट। सेकेंड, इट अप्लाइज टू एनी